अब देखो, हमने बेटा इसकी जो एक क्लास हुई थी हमारी 3 घंटे की, उसमें हमने एसएचएम में क्या क्या बता दिया था, मैं बता तो एक बार, फिर आगे देखते हैं। देखिए, इन एसएचएम व्हाट वी हैव डन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ऑसिलेशन चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी थी एसएचएम की, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, या प्लस माइनस फाइव भी आ सकता है, हमने बताया था, वो इनिशियल फेज था, या फाइव जीरो होता है, फाइव नॉट इनिशियल फेज का था। तो हमने, हमारी जनरल इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट की, ए साइन ओमेगा टी, ये था ना। इसके बाद हमने जब एक्सेलर, ये डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है बेटा। आप चाहो तो इसको टाइम के टर्म्स में कैसे लिख सकते थे, ए साइन ओमेगा की जगह क्या लिख सकते थे, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये भी लिख सकते थे, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी होता था। ऐसी जब हमने बेटा वेलोसिटी निकाली थी तो क्या आया था, याद है, ए ओमेगा, साइन की जगह क्या हो गया था, कॉस, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, फिर से इसको, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा, इस वाले ओमेगा को कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये हम वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला निकाला था फिर हमने, ओमेगा रूट ऑफ, ये ज्यादा यूज होगा, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकाला था एसएचएम का, अल्फा, उसका फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, हाँ, तो ये आया था। और इसी में अब हम अगर चाहें तो ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं, बोलिए, ये ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर, उससे कुछ अंतर नहीं आएगा, साइन ओमेगा की जगह हमने लिख लिया 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है, ये हो गया। या इसी का एक और फॉर्म लिखा था, माइन ए साइन ओमेगा टी क्या था, वाई, तो इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी कहा था, ये था। अब लेकिन देखो, अभी हम नेक्स्ट हेडिंग जो अब आपको लिखनी, देखो इसको, ये वाला फॉर्म देखेंगे, एक ये वाला फॉर्म, क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग ऑल्सो। ये 3 फॉर्म हम देखेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू सी दीज 3 फॉर्म्स। हाँ, किसके तो हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल, अच्छा ये वाला, सॉरी सॉरी, ये नहीं देखेंगे, ये वाला टाइम वाला 2 पाई, ये इक्वेशन, ये। और फिर हम इनके बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ और एक्सेलरेशन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे अब आप लोग, लिखिए, हेडिंग इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ग्राफ इन एसएच, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ग्राफ इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड सर एक्सेलरेशन। हाँ जी, बोलो बेटा। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। सर स्क्रीन देखिए, हेडिंग क्या लिखना है हमें, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना, वेलोसिटी ग्राफ और एक्सेलरेशन ग्राफ, इन वाली इक्वेशन से बनाएंगे। ए साइन ओमेगा टी को हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर बनाएंगे। तो हेडिंग लिखिए, व्हाट विल बी द हेडिंग, हेडिंग इज, हेडिंग में यहाँ लिख देता हूँ, वो 3 तरह के ग्राफ बनाएंगे, अगले पेज पे ही कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ इन एसएचएम, ये तीनों ग्राफ जो है उनके सिंपल है। हाँ, तो इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बोलिए, ए साइन ओमेगा की जगह क्या रख दिया, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए। वेलोसिटी के लिए बोलिए, कौन सा यूज करेंगे, ए ओमेगा कॉस 2 पाई अपॉन कॉस ओमेगा टी था ना, हाँ। और एक्सेलरेशन के लिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब सुनो, टाइम, ये हमारी इक्वेशन टाइम के फॉर्म में है, तो हम यहाँ टाइम की कुछ वैल्यूज लेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
अब देखना ध्यान से, पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज बताता हूँ। जैसे एक मैं कॉलम बना लेता हूँ और कुछ वैल्यूज रख ही देता हूँ, फिर ग्राफ बना लेंगे। ठीक है। टाइम कौन कौन से ले लेते हैं, कुछ टाइम ले लेते हैं। तीन चार वैल्यूज ले लेते हैं और ये निकाल लेंगे। तीन हो गए, ठीक है। तो टाइम ले लेते हैं, स्मॉल टी ले लेते हैं। कौन कौन सा ले लें बोलो? T/4 ले लो, एक T/2 ले लो। हाँ देखो, याद करो, एक जब हमने वेव सिखाया था आपको, तो हमने यही कहा था ना कि ऐसे वेव अगर चलती है और टाइम के टर्म्स में आप फ्लो कर रहे हैं, तो आधा टाइम आपका T/2, पूरा टाइम पीरियड टी होता है ना, कैपिटल टी। तो 1/4 टाइम क्या होगा? T/4। और 3/4 टाइम क्या होगा? 3T/4। और पूरा टाइम क्या होगा? टी। तो ये 4 पॉइंट हो जाते हैं स्मॉल टी के, T/4, T/2, 3T/4 और टी हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हम यही सारी वैल्यूज ले रहे हैं, 3T/4 और लास्ट आएगी टी। ठीक है, ये चार हो गए। अब एक काम करना है आपको, इसमें स्मॉल टी की जगह आपको ये स्मॉल टी की वैल्यूज हमने चार ले ली। ठीक है, स्मॉल टी की जगह ये वैल्यूज रखेंगे। तो पहले स्मॉल टी की जगह पहले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, तो टी की जगह कितना रखा? T/4। मैं दो तीन वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं सीधा बनाऊंगा। जैसे T/4 रखा आपने, तो क्या आएगा जवाब? ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। स्मॉल टी की जगह कितना रखा है? स्मॉल टी की जगह T/4। ठीक है। तो अगर आप स्मॉल टी की जगह T/4 रखोगे, क्या आएगा? टी से टी कट गया, पाई से ये 2 बार कट गया, पाई/2 बचा। साइन 90 कितना होता है? 1। तो रिजल्ट क्या आएगा? ए। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन, तो ये कितना आएगा? पहले का जवाब ए। ठीक है। ऐसे ही फिर y की वैल्यू किसके लिए? T/4 की जगह T/2 रखोगे, T/2 रखोगे, टी टी कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, साइन 180 होगा, माइनस साइन 180 कितना होता है? 0। तो y कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, T/2 पे 0। और 3T/4 रखोगे तो यहाँ कितना रखोगे? 3T/4। ठीक है, यहाँ 3T/4 रखोगे तो कितना हो जाएगा? मैं करके दिखाता हूँ तीसरी वैल्यू। ए साइन क्या 2 पाई/टी ऐसे ही रहा, बस ये वैल्यू रख के देखनी है। स्मॉल टी की जगह कितना रखा? 3T/4 है बेटा। टी से टी कट गया, टू से ये कितना बचा? 3 पाई/2। 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री। साइन 270 -1 होता है, तो ये माइनस ए आ जाएगा, ये माइनस ए आ गया। और फिर ये करके देख लेना, 0 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही फिर वेलोसिटी के लिए करोगे। जब वेलोसिटी के लिए पहली वैल्यू क्या रखोगे आप? T/4। हाँ। तो टू अब हाँ, ये चीज तो सेम रहेगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई थी? अल्टीमेटली यहाँ पाई/2 आया था, तो कॉस पाई/2 कितना होता है? ये जब आप T/4 रखोगे तो कॉस 90 आएगा ना, कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 हो गया। हाँ। और फिर कॉस 180 आएगा, मतलब ऐसे समझ लो आप, ये 0 डिग्री का काम कर रहा है। ठीक है। ये कितने का काम कर रहा है? 180 डिग्री का। ऐसे को याद रख लो, 0 डिग्री, ये 180 डिग्री का काम कर रहा है। सॉरी, हाँ। और ये 270 डिग्री का काम कर रहा है, और ये 360 डिग्री का काम कर रहा है, बस ऐसे याद है। तो फिर अगली कॉस की वैल्यू क्या होगी पूरे की? जब आप T/2 रखोगे, कॉस 180 -1, तो -1 इंटू ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। ठीक है। फिर कितना रखोगे? कॉस 270 क्या होता है? कॉस 270 क्या होता है? हाँ, कॉस 270 क्या होता है बेटा? आप कन्वर्ट करके देखना चाहो तो ऐसे कर लो, cos 270 को हम कैसे लिख सकते हैं? cos 180 + 90। cos 90 प्लस थीटा क्या रहेगा? cos थीटा, cos 90 आ जाएगा, 0 होगा, मतलब cos 270 भी 0 होता है। cos 360 कितना होता है? 1। प्लस ए ओमेगा आ गया, ये आ गई वैल्यू। ऐसे ही बेटा फिर आ गया अल्फा का ग्राफ, साइन 0 0। ठीक है। सॉरी, साइन 0 0 कहाँ होता है यार? साइन सॉरी 90 है, 0 कहाँ है? ये 90 डिग्री। हाँ, T/4 90 है ना। T/4 पे रखा था तो 90 आया था। और फिर T/2 रखा था तो कितना आया था? 180। हाँ, तो ये 0 नहीं होगा। कॉस 90 है, कॉस साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा? साइन 90 विल बी 1। तो 1 इंटू -a ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये -a ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर साइन 180 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 रहेगी। फिर साइन 270 कितना होगा? -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर।
और फिर 360 ये आ गई। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं, नहीं आए पूछ लेना, मैं अभी फिर से बता दूंगा, टेंशन मत। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। मैं तीनों ग्राफ एक ही उसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। एक ही लाइन पर। यहाँ से बनाते हैं स्ट्रेट लाइन। ये हो गया। तीन ग्राफ हैं तो यही लाइन ले लेते हैं, एक, दो और तीन, तीन ग्राफ के लिए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स लेने हैं वो भी यहीं कर लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और ये 180 डिग्री, T/2। फिर अगला, अगला कितना है आपका, 270। फिर अगला 360, ये चार वैल्यू होंगी। ठीक है, तो पहला ग्राफ बनाते हैं, तो फर्स्ट ग्राफ। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा, फिर हम अपने हिसाब से बना लेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम पहला ग्राफ बना रहे हैं, ये थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ये। हाँ, ये कितना टाइम है, कितना टाइम है, T/4। हाँ, फिर T/2। फिर ये कितना टाइम है, ये टाइम एक्सिस है। और वाई एक्सिस पे क्या लिया, डिस्प्ले। और फिर अगला टाइम बोलिए कितना है, 3T/4। और फिर लास्ट वाला टाइम कितना है, T। ये चार समय है। ठीक है, चलो अब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। तो T/4 पे वैल्यू कितनी है, एक। अच्छा, आप चाहो तो एक और जीरो वैल्यू ले लो, ये टाइम जीरो है, जीरो पे और चाहो तो निकाल सकते हो, इसकी जीरो पे निकालो। साइन जीरो जीरो, तो यहाँ आएगी वैल्यू, कहाँ आएगी, पॉइंट ले लेते हैं, जीरो आएगी। ये जीरो पे और ले ली मैंने, एक पॉइंट और का ले ली, साइन जीरो जीरो हो गई। ठीक है, फिर T/4 कितनी है, ए। ये पॉइंट मान लो ए है, तो ये हो गई ए वैल्यू। फिर T/2 कितनी है, जीरो। देखो, ए जीरो, T/2 पे जीरो है, फिर उस पे कितनी है, माइनस है। तो एक काम करो, तो था ही, एक मिनट, इसको थोड़ा रब कर देते हैं यहाँ से। हाँ, ये वाई एक्सिस में जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा ग्राफ। इसको थोड़ा दिक्कत करेगा, थोड़ा स्पेस कम लिया हमने। चलो बनाते हैं, देखते हैं कहाँ दिक्कत होगी। हाँ, तो माइनस ही यहाँ ले लेते हैं, ये हो गई माइनस, ये वाले ग्राफ की। ठीक है, तो 3T/4 पे होगी माइनस। हाँ, देखो 3T/4 पे, और फिर वहां जीरो, ये वैल्यू की। तो अगर ये पॉइंट लें आप, तो क्या हो जाएंगे पॉइंट, ये वाली 3T/4 पे माइनस है, और फिर ये जीरो, ये हो गया पॉइंट। तो चलिए ग्राफ बना दो, साइन ग्राफ आएगा, ये बन गया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो, ए। और ये वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का बन गया। अब बेटा थोड़ा सा स्पेस कम है, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसी को थोड़ा पीछे खिसका के फिर और ग्राफ दो बनाऊंगा। अब वेलोसिटी की, अब एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे, और फिर किसका बनाएंगे, एक्सेलरेशन का। तो देखिए इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वाली डॉटेड नहीं लेंगे, ये ये हो गई आपकी लाइन। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस देके, हाँ यहाँ ठीक है, अब बन जाएगा। और फिर एक्सेशन का यहाँ बना। ठीक है, ये डॉटेड लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, एक, ये हो गया। ठीक है बेटा, 2 मिनट इसको बनाइए, मैं आ रहा हूँ। वेलोसिटी वाला ग्राफ बना, चलो पहला पॉइंट देखो वेलोसिटी का, जीरो, cos 0 1, ए ओमेगा आएगा।
तो ए ओमेगा लेना है प्लस का और माइनस का। तो प्लस का ए ओमेगा ले लेते हैं, ये प्लस का ए ओमेगा हो गया, और माइनस का ए ओमेगा ले लेते हैं ये। ठीक है, चलो। तो कॉस जीरो कितना है, प्लस ए ओमेगा, ये आ गया पहला। हाँ, फिर अगला कॉस 90, टी बाई फोर पे 90 होगा, जीरो, ये हो गया जीरो। हाँ, फिर 180 टी बाई टू पे माइनस ए ओमेगा, ये हो गया, सॉरी 180 पे ये हो गया, एक दो तीन, हाँ। चौथा 3t/4, जीरो, फिर ये हो गया। और फिर टी पर ए ओमेगा प्लस का, फिर ये हो गया। ग्राफ बनाते हैं, ये है, ये है, ये है। तो अगर हम ग्राफ बनाए इसका, ये और ये हो गया बेटा, ये हो गया, सही बना। कॉस जीरो ए ओमेगा, कॉस 90 जीरो, माइनस ए ओमेगा जीरो, प्लस ए ओमेगा हो गया। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप इस वाले ग्राफ को 90 शिफ्ट इस तरफ कर दो, इसको 90 शिफ्ट इस तरफ कर दोगे तो ये ग्राफ आ जाएगा। देखो, अगर इस तरफ यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, देखो वही हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आपको 90 90 शिफ्ट करने हैं सारे पॉइंट, इस ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट कर दो, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब हम आते हैं बेटा किस पर, नेक्स्ट ग्राफ पर। और हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है, एक मिनट, अब हम बना रहे हैं किसका बेटा, वी आर गोइंग टू ड्रॉ फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वाली वैल्यू देखिए, साइन जीरो जीरो, ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे एक चीज कहूँ, देखो अगर आपको सीधा ट्रिक से समझना है तो ट्रिक सुनो, इसकी क्या है ट्रिक, इसकी सीधी ये है कि जो पहले ग्राफ आपने बनाया था, देखो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनाया था और एक्सेशन का जो ग्राफ है वो सेम है, साइन ही है फंक्शन दोनों में, लेकिन बस अंतर है, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है। मतलब अगर कभी भी प्लस से माइनस वाला ग्राफ बनाना होता है, मतलब इसकी मिरर इमेज है। मतलब जो ग्राफ ऐसा जा रहा था तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा मिरर। मतलब यहाँ पर जो ग्राफ आएगा इसका, वो इसकी मिरर इमेज आएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर हम, ये हो गया, ये हो गई, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप वैसे भी देख लो, साइन जीरो जीरो ही रहेगा, तो पॉइंट यही रहेगा, पॉइंट विल बी दिस, ये हो गया, ये हो गया। फिर अगला 90 साइन 90, हाँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इस तरफ ले लेते हैं, और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो 90 पर t/2 पर ये है, फिर 180 पर क्या है, जीरो, आ गया। फिर 270 पर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर जीरो। ग्राफ कैसा बनेगा ये देख लो, इसकी मिरर इमेज आएगा। मतलब आपका ये तीसरा ग्राफ हमने किसका बनाया, ये एक्सेलरेशन का, और ये दूसरा ग्राफ किसका बनाया था, वेलोसिटी का। तो आप तीनों ग्राफ किसके टर्म्स में है, टाइम के। आप देख सकते हैं ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, दे आर मिरर इमेज। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। और ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे के क्या है, ये दोनों ग्राफ कैसे मिलेंगे, पहले वाले ग्राफ को 90 शिफ्ट कर दो, तो ये 90 डिग्री शिफ्ट करने से आपको दूसरा ग्राफ मिल जाएगा, 90 शिफ्ट करने से। ठीक है, तो ये हो, ठीक है। बोलो किसको समझ में नहीं आया बेटा, पूछ लो। तो मैं इसकी बेटा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिससे तुम इसको सीधा याद रख सकते हो। कैसे, सुनो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप सीधा याद रखो, साइन ग्राफ होगा। जो आपका साइन ग्राफ होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, जो कॉस ग्राफ होगा, मतलब इसको शिफ्ट आगे कर दो, ये जो कॉस ग्राफ होगा 90 शिफ्ट कर दो, वो ये होगा। तीसरा,
आपका एक्सेशन ग्राफ कैसे आएगा? आपका एक्सेशन ग्राफ ऐसे आएगा कि ये जो आपकी इक्वेशन है किसकी, डिस्प्ले इसके जस्ट अपोजिट, ये ऐसा जस्ट अपोजिट जो ग्राफ आएगा वो एक्सेशन का ग्राफ होगा। मैक्सिमम मिनिमम याद रखो, इसमें मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए और माइनस ए होती है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा, और एक्सेशन में मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो पूछिए, समझ में नहीं आया हो पूछिए, ठीक है? तीनों ग्राफ क्लियर है कैसे हमने ड्रॉ किए? हाँ बेटा, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेशन टाइम, वी हैव ड्रॉन ऑल थ्री ग्राफ। अब बेटा देखो, हमारा बेसिक पार्ट पूरा हो चुका है, हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेशन इन एसएचएम ये सब कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है एसएचएम में, कि हमारे पास कुछ बेटा एसएचएम मोशन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, टाइम पेंड सिंपल पेंडुलम वाली जो होता है वो एसएचएम करता है, वो एक मोशन। सिंपल पेंडुलम क्लॉक जो होती है वो एसएचएम करती है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम जब खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो जो स्प्रिंग है वो भी एसएचएम करती है। ये सारे एसएचएम मोशन हो, ठीक है? तो हम सबसे पहला कौन सा, एक सिंपल पेंडुलम देखेंगे, और सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एक सिंपल पेंडुलम है वो एसएचएम करता है, सबसे पहले उसको प्रूव करेंगे। तो एक सिंपल पेंडुलम देखते हैं। जब हम बेटा सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। वो ध्यान वाली चीजें क्या है समझिए। जैसे ये एक बॉल है, ये एक रस्सी है, इससे एक मास अटैच है, मास एम है। तो इस रस्सी की जो इफेक्टिव लेंथ है वो मास के सेंटर ऑफ मास से लेके यहाँ तक की लेते हैं। दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। जैसे हमने एल से शो किया, वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, जो मास है उसके सेंटर ऑफ मास से लेके जो आपकी सीलिंग है वहां तक की दूरी होती है। अब मुझे बता दो, जैसे एक ये सिंपल पेंडुलम है, आप छोड़ते हैं फिर ये ऑसिलेट करता है। तो सब, अब देखो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जब एक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा होता है तो सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये एक एसएचएम है। क्या है एक ये, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहली चीज हमें ये प्रूव करनी है। दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, जब ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो चलिए, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर, तो दिस इज अवर सिंपल पेंडुलम, दिस हैज बीन अ थ्रेड। थ्रेड का जो लेंथ है वो एल है, ठीक है? दिस हैज बीन अ मास एम विच हैज बीन अटैच्ड टू इट, मास ऑफ बॉक्स जो है इसमें यही होता है। चलिए, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये एसएचएम है, हम एक जनरल कंडीशन मान लेंगे कि ये एक सिंपल पेंडुलम ऐसा था। तो बेटा ये ऑसिलेट करेगा, तो मान लो ये ऑसिलेट करते करते यहाँ तक आ गया, यहाँ आ गया ये, ठीक है? ये यहाँ आ गया, हाँ। ये थीटा एंगल आगे आ चुका है, इसका मास क्या है, एम है। जब इसका मास एम है तो मुझे एक चीज बताइए, ये जब यहाँ तक आ चुका है, ये बॉब है, इसका मास एम है, और ये यहाँ तक आ चुका है, थीटा एंगल बना रहा है और वर्टिकल के साथ। तो मास एम है तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, एम जी ऐसा लगेगा। रस्सी में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, टेंशन टी ऐसा लगेगा। ये फोर्सेस इस पे लगेंगे। देखो याद करो, मैंने आपको बताया था अगर आपको कभी भी सिंपल एसएचएम प्रूव करना है तो एक ही कंडीशन होती है कि जो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन अल्फा है वो माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट के एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, और मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, प्रोपोर्शनलिटी है, तो वो एसएचएम होता है। तो अगर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट तो ये एसएचएम हो जाएगा, और इस केस में भी हम एसएचएम ऐसे ही प्रूव करने वाले हैं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम ये जो एम जी है बेटा इसके कंपोनेंट करने वाले हैं। तो देखो अगर एम जी ऐसा लग रहा है तो एक कंपोनेंट एम जी का यहाँ ले लेंगे और एक कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ले लेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है? तो अगर थीटा के साथ वाला एम जी का आप कंपोनेंट लोगे तो एम जी का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा, और बिना थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एम जी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? ये क्लियर है क्लियर हो गया। अब देखो, जब ये एक सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो हमने इसको जब यहाँ खींचा, तो देखो हम इसको यहाँ ले जा रहे हैं, मोशन यहाँ हो रहा है, लेकिन ये वापस आ रहा है किस फोर्स से, एम जी साइन थीटा।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि एम जी कॉस थीटा और टी, ये वाले जो फोर्सेज है वो सेंटीपीटल फोर्स दे रहे हैं, और ये जो एम जी साइन थीटा फोर्स इस पे लग रहा है, इसको वापस ला रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? तो एक इक्वेशन तो क्या आएगी, जब ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अंदर की तरफ सेंटीपीटल फोर्स लगेगा, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, जो नेट फोर्स अंदर की तरफ कितना आएगा, दिस माइनस दिस, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये सेंटीपीटल फोर्स देगा, मतलब एम जी स्क्वायर बाई आर। लेकिन इस इक्वेशन का हमें कोई काम नहीं है, बस हमने लिख दी। मेन हमें इसका काम है एम जी साइन थीटा का। हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है, द रिस्टोरिंग फोर्स, तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा, द रिस्टोरिंग फोर्स एफ, कितना है हमारा रिस्टोरिंग, साइन थीटा। लेकिन बेटा यहाँ माइनस और लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए आप फोर्स वहां लगा रहे हो, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमने एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा लिया, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो लेट दिस बी इक्वेशन 2, ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स एफ आ गया, और हमें मेन इसी इक्वेशन का काम आएगा। अब मुझे बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स एफ आना जिसकी वैल्यू माइनस एम जी साइन थीटा आ चुकी है। अब एक चीज देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जब एक एसएचएम हो रहा है, मास इसका कितना है एम, और रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन एसएचएम में क्या मानते हैं हम, अल्फा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली इक्वेशन को अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, तो एफ इक्वल्स टू एम अल्फा लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि नहीं, वेयर अल्फा इज द रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, जो एसएचएम में रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन लगती है, वापस लाती है, ये रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, एम अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा, ये हो गया, हो गया, एम से एम कट गया, अल्फा कितना आ गया, माइनस जी साइन थीटा। इतना क्लियर है, इतना लिखिए पहले, इतना करिए, कोई डाउट हो? हाँ बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स अल्फा आ गया माइनस जी साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 थी, ये हमारी आ गई इक्वेशन 3। ये हम एरो दूसरे तरीके से बना देते हैं, समझ में नहीं आ रहा वो किसका है। इस इक्वेशन के बाद हमने सीधा ये किया, ठीक है। हाँ, अब देखो मैं यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। देखो ये आपका बॉब जो मास एम है, ये इफेक्टिव लेंथ इसकी क्या है, स्ट्रिंग की एल है, ठीक है। ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ आ गया। बेटा हम थीटा कितना मानते हैं, ये थीटा तो स्मॉल होता है। अब यहाँ हम लिखेंगे, सुनो, सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा तो स्मॉल ही होता है ना, थोड़ा सा बाद ही ले रहे हैं, तो थीटा स्मॉल है। थीटा स्मॉल है तो आप साइन थीटा को क्या मान सकते हैं, याद करो, जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालोगे, तो मान लो बॉडी यहाँ से यहाँ जो पहुंची, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। तो व्हाट इज द एक्स बेटा, द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द एक्स। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा को थीटा मान रहा हूँ, तो साइन थीटा अगर मैं यहाँ से इस ट्राइंगल से निकालूं, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं और इससे साइन थीटा निकालूं या थीटा निकालूं, साइन थीटा थीटा है, तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये थीटा के सामने वाला ये हो गया आर्क, आर्क कितना है, एक्स। साइन थीटा को थीटा मान लिया, एक्स मान लिया, और रेडियस कितना है, ये रेडियस होगा, यही है ना रेडियस, जहाँ से वो हैंग किया है, दैट इज एल। तो साइन थीटा क्या आ गया तुम्हारा, एक्स बाई एल। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, 4 को रख दो 3 में, तो अल्फा क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस जी साइन थीटा की जगह क्या रख दिया बेटा, एक्स बाई एल। क्या आ गया, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। ये आपकी इक्वेशन 5 आ चुकी है। देख लो बेटा, यहाँ अगर मैं आपसे कह दूं, बताओ एक्स, देखो जी कांस्टेंट है और लेंथ कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये दोनों अगर कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, माइनस टाइम्स, है कि नहीं, स्टार लगाना इस पे। लेट दिस बी इक्वेशन 6। अगर एक्सेलरेशन माइनस टाइम्स डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एस एच एम है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एस एच एम है। बेटा ये 3 नंबर में आता है, प्रूव दैट व्हेन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एसएचएम, जो सिंपल मतलब जो एक सिंपल पेंडुलम है वो एसएचएम करता है। तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, आपको एक जनरल पोजीशन थीटा एंगल बार वहां गए, एम जी लिया आपने, एम जी के कंपोनेंट लिए कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा एंगल था। फिर हमने कहा ये जो एम जी साइन थीटा है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रदान कर रहा है, तो माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन, एफ की जगह क्या रख दिया हमने बेटा, एम अल्फा रख दिया। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम अल्फा होता है, एम से एम कट गया, तो यहाँ से अल्फा आ गया माइनस जी साइन थीटा। फिर साइन थीटा यहाँ से निकाला, थीटा स्मॉल है क्योंकि थोड़ा सा ही आगे जाएगा, और ये हम निकाल रहे हैं,
तो साइन थीटा की जगह थीटा अगर मान लें तो एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है, तो ये एक्स अपॉन एल हो गया साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की जगह एक्स अपॉन लिख दिया, तो एक्सेशन की वैल्यू आ गई माइनस जी एक्स अपॉन एल। ठीक है, आप देख सकते हैं जी और एल कांस्टेंट है, तो एक्सेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है माइनस टाइम, तो ये एस एच एम प्रूफ हो गया। ठीक है, दिस इज द प्रूविंग ऑफ एस एच एम। अब देखो, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एस एच एम करता है, तो अगली चीज क्या प्रूव करनी है, इसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो नाउ अगली चीज जो हम करने वाले हैं वो है इसका टाइम पीरियड। यहाँ छोटे छोटे से उसमें आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। देखो, जब हम इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड का याद करो, हमने एसएचएम में जनरल फॉर्मूला निकाला था। टी का फॉर्मूला क्या निकाला था जनरल, बोलो, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, निकाला था कि नहीं। टाइम पीरियड इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अब इस केस में हमने डिस्प्लेसमेंट क्या माना है, एक्स, और एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। तो जो एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू होगी वो रखनी है, मतलब हमारा जो जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का वो है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेशन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है एक्स और एक्सेशन अल्फा, तो एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। बेटा, इक्वेशन 5 से एक्स अपॉन अल्फा निकालो, एक्स अपॉन अल्फा, अल्फा यहाँ लेगा तो क्या आएगा, एल अपॉन जी आएगा। अब आप कहोगे सर माइनस, बेटा टाइम पीरियड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर में माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अब सुनो, हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से क्या आ जाएगा, आपकी इक्वेशन 5 है अल्फा इक्वल्स टू माइनस जी एक्स वाई एल। पहले तो हमें नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो हमें एक्स अपॉन अल्फा निकालना है। एक्स अपॉन अल्फा क्या आ जाएगा, एल वाई जी आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा। इसको मान लो आप, इसको 7 मानो। ठीक है, इसको मानो 6, 4 थी, 5 हो गई थी ना, हाँ, इसको मानो 6, और 6 रख दो 7 में। ठीक है, ये हम एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको यहाँ रखते हैं। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बोलिए, 2 पाई एक्स अपॉन अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं बोलिए, एल वाई जी। 2 पाई एल वाई जी, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एल वाई जी। ठीक है, तो अगर एक और फॉर्मूला जो पूछ सकते हैं वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, वो है 2 पाई रूट एल वाई जी, प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो आपको ये आ गया। ठीक है, अब जैसा कि फॉर्मूला दिख रहा है, किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड कब ज्यादा होगा, जब लेंथ ज्यादा हो। टाइम पीरियड कम कम होगा जब लेंथ बढ़ने पे बढ़ेगा, लेंथ घटने पे घटेगा, जी बढ़ने पर घटेगा और जी घटने पर बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। करो बेटा इतना। अब देखो, जब हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, क्या है, 2 पाई रूट एल वाई। ठीक है, अब हम ये देखेंगे किन किन, बेटा माइक किसका होने बंद करिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये, तो किन किन फैक्टर से जब एक मतलब एक सिंपल पेंडुलम होता है, आपने छोड़ा वो ऑसिलेट करता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, किन किन फैक्टर से चेंज होगा, तो फैक्टर, तो पहला फैक्टर आपको दिख रहा है कि टाइम पीरियड लेंथ बढ़ने पर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ ज्यादा है तो टाइम पीरियड ज्यादा है, और लेंथ कम है तो टाइम पीरियड कम है। अच्छा, क्यों टाइम पीरियड बढ़ना, मतलब क्लॉक तेज चलने लगी कि स्लो चलने लगी। जैसे मान लो हमारी जो पेंडुलम क्लॉक होती है उनमें एक हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड है ना, और ऐसे ही 60 बार होता है तो 1 मिनट हो जाता है। तो अब अगर लेंथ बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब 1 सेकंड 1 सेकंड से ज्यादा समय में हो रहा है, तो 1 घंटा कितने समय में होगा, 1 घंटे से ज्यादा में होगा, तो क्लॉक स्लो चलने लगेगी ना। और अगर लेंथ घट गई तो टाइम पीरियड घट गया, मतलब 1 सेकंड 1 सेकंड से कम समय में हो रहा है, तो 1 घंटा मान लो 55 मिनट में ही हो गया, तो क्लॉक कैसी चलने लगेगी, फास्टर। तो आपका अगर टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब क्लॉक कैसी चलने लगेगी, क्लॉक विल रन, बोलो, क्लॉक कैसी चलने लगेगी अगर टाइम पीरियड बढ़ गया, क्लॉक विल रन स्लोअर। ये मत सोचना टाइम पीरियड बढ़ने पे फास्ट चलने लगेगी, और अगर टाइम पीरियड घट गया तो क्लॉक विल रन फास्टर, क्लॉक फास्ट चलने लगेगी। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा जी का देखते हैं, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
टाइम पीरियड जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये रूट एल के था सॉरी, और ये रूट जी के, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में मतलब अगर जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। अच्छा जी कहाँ कहाँ बढ़ता है बोलो। अब ये देखते हैं जी कब कब बढ़ता है। जैसे आप एक पेंडुलम, आप याद करो, झटके से जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप क्या लिखोगे, जी कब कब बढ़ता है, जब लिफ्ट गोइंग अपवर्ड, एक्सेशन ए से लिफ्ट ऊपर जाती है। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लिफ्ट एक ऊपर जा रही है, बताओ उसके क्या होगा। तो लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जी बढ़ेगा, टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड कम है मतलब क्लॉक रन फास्ट। या आप याद करो, आप, और कब होता है ऐसा, बस एक ही केस है जब जी की वैल्यू बढ़ती है, लिफ्ट गोइंग अपवर्ड। अच्छा, और जी अगर घट गया तो तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब जी घटता कब कब है, हाँ, व्हेन द जी डिक्रीजेस। तो देखो इसके भी केसेस देखते हैं जी घटने के। वही लिफ्ट कमिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है एक्सेशन ए से विथ ए एक्सेलरेशन, विथ ए एक्सेलरेशन से आ रही है, ऐसे ये लिफ्ट अपवर्ड नहीं, गोइंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन ए। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। या दो और केसेस हैं जहाँ जी की वैल्यू घटती है, जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, याद है ग्रेविटेशन में पढ़ाया था, अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी गो above the surface of earth, और व्हेन वी गो डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ, के अंदर जाते हैं, दोनों केसेस में जी की वैल्यू घट जाती है ना। तो तीन केसेस ऐसे हैं जहाँ जी की वैल्यू। अच्छा एक केस और है, जो जी है अगर वो जीरो हो गया तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। क्योंकि टाइम पीरियड इंफिनिटी मतलब पता क्या होता है, पेंडुलम स्टॉप्स, क्लॉक काम ही नहीं करेगी, चलेगा ही नहीं, ऑसिलेट नहीं होगा, पेंडुलम स्टॉप। इंफिनिटी मतलब ये नहीं होता बहुत तेज करने लगा कोई। इसलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, जो स्पेस शटल होते हैं वहां जी जीरो होता है, जो स्पेस शटल में लोग जाते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो पेंडुलम क्लॉक नहीं, वो एटॉमिक क्लॉक ले जाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां जी जीरो हो गया, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेटलेसनेस होती है वहां पर। तो जब जी जीरो हो गया तो टाइम पीरियड इंफिनिटी मतलब पेंडुलम क्लॉक काम नहीं करती है, ठीक है। तो दिस इज द केसेस ऑफ द जी एंड एल, जब टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। लिख लीजिए। नाउ वी विल सी बेटा, देखो स्प्रिंग भी एसएचएम करती है, मैंने बताया था, लेकिन देखो स्प्रिंग दो तरह से होती है। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग ऐसे आपने इसको खींचा हुआ ऐसे एसएचएम करती है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक वर्टिकल होती है, एक स्प्रिंग से कुछ मास टंगा है, आपने इसको ऐसे खींचा हुआ एसएचएम कर रही है, वर्टिकल स्प्रिंग। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पढ़ेंगे, लेकिन सेम केसेस होंगे, जो हॉरिजॉन्टल के वही वर्टिकल के होंगे। तो हेडिंग लिखेंगे, थोड़ा इसको जल्दी करेंगे, आसान है। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, उसमें सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि ये एसएचएम में करती है, और अगर ये प्रूव कर दिया एसएचएम करती है तो फिर उसका टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग कैसी होगी। ये है, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, एक मास एम अटैच है, ठीक है। आपका चुलबुल पांडे जाग गया, आपने इस स्प्रिंग को खींच दिया। अगला डायग्राम, अगर आपने इसको खींच दिया, अच्छा ये जो स्प्रिंग है मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, पता है ना, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है, दैट इज के। हमने इस स्प्रिंग को खींच दिया, ये मास यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये मास यहाँ तक आ गया, ये एक्सटेंडेड। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाया इसको खींचने के लिए, यहाँ लगाया। और मान लीजिए जो इलोंगेशन आ गया इसमें, वो ये आ गया, दिस इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो लेट दिस एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग बी एक्स, इज एक्स द एक्सटेंशन, हाँ, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो एक्स है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक्सटेंशन एक्स है तो अब मुझे बताओ, जैसे ही आप इसको खींचोगे तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा जिसको वापस लाने की कोशिश करेगा।
तो इस स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट लगता है, तो यहाँ लगेगा, तो व्हाट इज एफ, द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है जिसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है एफ, उसकी वैल्यू क्या होती है? अगर आपने एक्स खींचा तो रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है कि नहीं होता है? इज दिस द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स और नॉट? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज एफ और रीस्टोरिंग फोर्स? अब तुम्हें पता है रीस्टोरिंग फोर्स एफ की जगह क्या लिख सकते हो? एम इंटू अल्फा। अगर मास एम एट एच है और एस एच एम में एक्सेशन अल्फा आता है, तो एफ की जगह एम अल्फा रख सकते हो, वो वैल्यू यहाँ रख दो। तो एम इंटू अल्फा क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस के एक्स हो जाएगा। इट विल बी माइनस के एक्स। ठीक है, एक्सेशन निकालो, रिस्टोरिंग एक्सेशन अल्फा क्या आएगा? माइनस के एक्स बाई एम। आया ना? ये आ गया, ये आ गया आपका एक्सेशन का फॉर्मूला। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो एक्सेशन आया, देखो अब ये एसएचएम कर रहा है, तो वो एसएचएम की कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? देखते हैं। देखो के कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और अल्फा है। अल्फा तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? माइनस टाइम्स एक्स के है कि नहीं है? तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस टाइम। इज दिस द कंडीशन ऑफ एसएचएम? यस, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। ये एसएचएम प्रूव हो गया। हो गया, मतलब ये एसएचएम क्या करता है? ये एसएचएम करता है, पहली चीज प्रूव हो गई। अब अगर ये एसएचएम करता है तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो चलिए टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड इन एसएचएम टी। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला वही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सप्रेशन 2 पाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? एक्स, और एक्सप्रेशन क्या है? अल्फा। फिर से हमें एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इक्वेशन 2 से एक्स अपॉन अल्फा निकाल देंगे, माइनस साइन को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें टाइम में कोई माइनस का सेंस नहीं है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इक्वेशन 2 से आप एक्स अपॉन अल्फा निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स अपॉन अल्फा क्या आएगा? एक्स अपॉन अल्फा निकालेंगे, एम बाई के आ जाएगा। इट विल बी एम बाई के। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को 3 में रख दीजिए। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। जब आप 4 को 3 में रखोगे तो टाइम पीरियड क्या आ गया एसएचएम का? 2 पाई रूट, ये वैल्यू रखनी है, एक्स बाई अल्फा की जगह एम बाई के रख दिया, तो ये आ गया आपका। दिस इज टाइम पीरियड इन एसएचएम बेटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। ये आ गई आपकी। तो जो टाइम पीरियड होता है एसएचएम में, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई रूट एम बाई के। एम क्या है बेटा? जो मास अटैच है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आप यहाँ से समझो, मैंने आपको बताया था सॉफ्ट स्प्रिंग होती है उसका के कम होता है, हार्ड स्प्रिंग का के ज्यादा होता है। तो जितना के ज्यादा है उतना टाइम पीरियड कम है। सॉफ्ट स्प्रिंग का के कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा है। हार्ड स्प्रिंग का के ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि अच्छा देखो, जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के जो रिजल्ट आ रहे हैं वही वर्टिकल के होते हैं, इसलिए अगर आपको हॉरिजॉन्टल के रिजल्ट आ गए तो वर्टिकल के अपने आप हो जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट हो पूछिए। एक केस और आएगा। अब देखिए, हमने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग तो ले ली, उसका हमने टाइम पीरियड निकाल दिया। अब इसमें एक और केस आता है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे हम रेजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़ते थे ना, ये लोग क्या करेंगे, दो स्प्रिंग को जोड़ेंगे, दो अलग अलग मटेरियल की स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है। एक बार सीरीज में जोड़ेंगे, एक बार पैरेलल में जोड़ेंगे, फिर कहेंगे इक्विवेलेंट के निकालो उनका, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे रेजिस्टर्स को जोड़ते थे, हीट कंडक्टर्स को जोड़ते थे, ऐसे ही यहाँ पर अब स्प्रिंग्स को जोड़ेंगे, इक्विवेलेंट के निकालेंगे, फिर देखेंगे टाइम पीरियड पे क्या असर आ रहा है। अगर के घट जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सीरीज में बढ़ेगा कि पैरेलल में बढ़ेगा, ये सब देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी बेटा, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन स्प्रिंग्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग लिख लीजिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में दो कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, we will see two types of combination of springs, सीरीज एंड पैरेलल। तो पहला हम देखते हैं, बहुत आसान है, 2 मिनट लगेंगे, अभी प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे फिर पैरेलल देखेंगे बेटा। तो फर्स्टली वी विल सी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, जब एक से ज्यादा स्प्रिंग अगर आपकी सीरीज में कंबाइन है और आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखो कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज कैसे बनता है देखो। पहली स्प्रिंग आई,
फिर दूसरी स्प्रिंग आ गई, एक के बाद एक आ गई, कैसा कॉम्बिनेशन है, और फिर मास एम अटैच हो गया। दिस इज पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2। दीज आर द टू स्प्रिंग विच हैज बीन अटैच्ड इन सीरीज। तो याद रखना, एक के बाद दूसरी आ जाए फिर मास आए तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सुनो, आपने इस मास को खींचा, ठीक है, अगर आप इस मास को खींचोगे तो देखो क्या होगा। ये हमने इन मासेस को, मास मान लो यहाँ खींच दिया, मास अगर यहाँ खींचा तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, कितना इलोंगेशन हुआ ओवरऑल, यहाँ था और यहाँ आ गया। लेट दिस इलोंगेशन बी एक्स, टोटल इलोंगेशन क्या है, एक्सटेंशन का हो या इलोंगेशन का हो, वो एक्स है। अब देखो यार, यहाँ दो चीजें हैं, एक्सटर्नल फोर्स मान लो या रिस्टोरिंग फोर्स, कुछ ही मान लो, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, एफ। होगा कि नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है तो एफ को या रिस्टोरिंग फोर्स का हो या वो का बात बराबर, रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है जितना लग रहा है। तो अब ये दोनों जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग वन है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, स्प्रिंग टू है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब आपको क्या लगता है, देखो एक चीज सेम होगी सीरीज में, एक चीज सेम होगी, एक में एफ सेम होगा एक में एक्स सेम होगा, टोटल एक्सटेंशन। यहाँ क्या सेम होगा, देखो ये तो स्वाभाविक है, जब आप इसको खींचोगे तो इसका एक्सटेंशन अलग होगा, इसका एक्सटेंशन अलग होगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहली स्प्रिंग मान लो कितना एक्सटेंड हुई x1, और दूसरी स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुई x2, लेकिन दोनों पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आते हैं वो सेम आते हैं। तो पहली स्प्रिंग पे अगर रिस्टोरिंग फोर्स F आ रहा है, मतलब जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है उसी के बराबर, तो दूसरे पे भी F आएगा। तो आप लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स F आता है वो दोनों पर क्या आता है, सेम, और जो X आता है वो कैसा है, दोनों पर अलग अलग, एक्सटेंशन अलग अलग होता है। और पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, पैरेलल में X सेम होगा F अलग होगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ स्प्रिंग वन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं पहली स्प्रिंग की बात करूं तो F इक्वल टू के एक्स होता है, तो पहले पे फोर्स F है रिस्टोरिंग, K क्या है K1, और X क्या है X1। ऐसे अगर मैं स्प्रिंग टू की बात करूं तो स्प्रिंग टू के लिए आप क्या होगे, रिस्टोरिंग फोर्स F है, K K2 है, और X X2 है। इक्वेशन वन और टू मान लिया, हो गया इक्वेशन वन और टू, ठीक है। अगली चीज सुनो, ये क्लियर है इतना। अब अगर हम दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग मान लें तो आप क्या लिखोगे, अगला पॉइंट, इफ टू स्प्रिंग आर कंबाइंड एज वन, इफ टू स्प्रिंग कंबाइन एज वन, यही तो कर, अगर दोनों स्प्रिंग को एक मान लिया, हैविंग इक्विवेलेंट क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट के, दोनों का मिलाकर इक्विवेलेंट कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, हमें स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ही तो निकालना है, दोनों का मिला के स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं एक सिंगल स्प्रिंग बना दूं दोनों की जगह, ठीक है, तो इस पे बताओ ओवरऑल पे एक्सटेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया ओवरऑल का, के, टोटल एक्सटेंशन एक्स, और टोटल फोर्स एफ, ठीक है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एफ क्या होगा ओवरऑल का, माइनस के एक्स। हाँ या ना, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर थ्री। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर पहली स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 होगा, दूसरे में एक्सटेंशन x2 होगा, और टोटल एक्सटेंशन x है, तो आप क्या कहोगे, जो टोटल एक्सटेंशन x है वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, लेट दिस बी इक्वेशन फोर। बस अब आपको x निकालोगे, x2 यहाँ से निकालोगे, x यहाँ से निकालोगे, यहाँ से जब आप x1 निकालोगे तो क्या आएगा बोलिए, माइनस एफ अपॉन K1, सॉरी माइनस एफ अपॉन K1। ऐसे आप जब यहाँ से x2 निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस एफ अपॉन K2, है ना। ये हो गई इक्वेशन टू, ये हो गई आपकी इक्वेशन वन। और यहाँ से x निकालोगे, x क्या आएगा बोलिए, माइनस एफ अपॉन के, ये हो गई आपकी इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन वन टू थ्री से तीनों की वैल्यू निकाली, x की क्या है माइनस एफ बाई के, x1 क्या है माइनस एफ बाई K1, x2 क्या है माइनस एफ बाई K2, है ना। माइनस एफ कट गया, वन अपॉन के क्या आ गया, वन अपॉन K1 प्लस वन अपॉन K2, इक्वलेंट के आ चुका है। याद रखो जो रेजिस्टर्स में जो पैरेलल का रिजल्ट होता था यहाँ सीरीज का रिजल्ट,
ठीक है बेटा, मैं जो हॉरिजॉन्टल पढ़ा रहा हूँ ना, वर्टिकल के एग्जैक्ट सेम रिजल्ट है। अगर वर्टिकल में भी दो स्प्रिंग होंगी सीरीज में तो रिजल्ट ये सेम आना। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू डू दिस, करिए।